गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ झारखंड कंबाइंड एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम 2026, जिसका डेट आप लोग को पता है कि 26 जुलाई को आ चुका है। तो टॉप 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 44 ग्राम ऑफ CO2। हम लोग को पता है इसको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। हम लोग को पता है कि एक मोल का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतना आपका एटम्स, आयंस, पार्टिकल सब कुछ होते हैं। और हम लोग पता है कि एक मोल CO2 एक मॉलिक्यूल है और CO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 44 ग्राम पर मोल। तो हम लोग पता है कि 44 ग्राम इक्वल टू इतना पार्टिकल्स इक्वल टू 1 मोल। तो आंसर इज 1 मोल। अगर यही आपका 88 ग्राम होता तो डैट मीन्स 2 मोल होता, और यही आपका 22 ग्राम होता तो हाफ मोल होता। क्लियर है। अगर हम लिक्विड का केस में बात करें तो हम लोग को पता है लिक्विड केस में हमारा होता है 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर के बराबर। इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे तो ज़्यादा टाइम नहीं तो सीधा फटाफट क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, मोलारिटी 4 ग्राम ऑफ NH250 ml सॉल्यूशंस। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसको हम फॉर्मूला को लिख सकते हैं ऐसे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 बाई V, क्योंकि यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ml में है। वैल्यू पुट करिए। W2 कितना दिया गया हम लोग को, 4 ग्राम। NaOH का मोलर मास, सोडियम का मोलर मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। 23 + 16 + 1 = 40 इंटू 1000 बाई 250। क्लियर है। 0 से 0 काटिए, 4 से 4 काटिए, आपके पास क्या आ रहा है, कैपिटल M इक्वल टू 10/25। 5 से काट दीजिए इसको, 5 2 = 10, 5 5 = 25। तो 2/5 को डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 0.4 m। यूनिट M की जगह पे आपका मोल पर लीटर भी हो सकता है। क्लियर। और इससे क्वेश्चन क्या सकता है कि इसमें से कौन ऐसा जो इंडिपेंडेंट है। तो याद रखिएगा, मोलारिटी जो है वो हम लोग का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जबकि मोलालिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0025। तो किसी भी नंबर के आगे लगने वाले जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो आपके पास सिर्फ कितना नॉन जीरो डिजिट्स, ओनली 2। हेंस सिग्निफिकेंट फिगर इज 2। क्लियर। और अगर दो नंबर के बीच में जीरो है, चाहे पॉइंट हो या ना हो, जब उसकी मैं लिख दिया हूँ 20.08, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। बीच का जीरो काउंट होगा, दो नंबर के बीच का जीरो रहेगा तो। ठीक है। लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब क्या है कि रिएक्टेंट मेरा सेम होना चाहिए, बस प्रोडक्ट अलग होना चाहिए। जैसे एग्जांपल समझिएगा, H2 + O2 बनेगा हमारा H2O। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, सेम H2 + O2 हमारा बनेगा H2O2। इसमें ध्यान रखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है सिर्फ। इसमें देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है सिर्फ, दोनों में मेरा है एलिमेंट तो सेम, लेकिन मेरा प्रोडक्ट अलग है। एक वाटर है, एक पेरोक्साइड है। सिमिलर इसमें देखिए आपका Cl और Br दो अलग अलग है, पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन है, ड्यूटोरियम है, दो अलग अलग, पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, अलग अलग है, पॉसिबल नहीं है। इसमें देखो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन दोनों सेम है। ये मल्टीपल प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। इम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट यूनिट्स। जैसे एग्जांपल मैं लेकर चला हूँ ईथेन C2H6। इसका सबसे छोटा फॉर्म क्या आ जाएगा, CH3। 2 से मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया जो कॉमन चीज़ था। सिमिलर ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। C6H12O6। इसमें कॉमन क्या है, 6, तो 6 से डिवाइड कर दो, एक कार्बन बचेगा, 2 हाइड्रोजन बच गया और एक ऑक्सीजन, CH2O इज द आंसर। इसी को कहते हैं हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला। अभी मैं बताया पहला क्वेश्चन में ही, 1 मोल का STP में वैल्यू कितना होता है, 22.4 लीटर, और NTP में 22.7। मोलालिटी देखो भाई, मोला मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लिट्टी मतलब लिट्टी चोखा सॉलिड चीज़ का बात कर रहा हूँ मैं। तो लिट्टी को क्या कभी भी आप लीटर में खरीद सकते हो, नहीं, तो लीटर में तो होगा नहीं।
इसमें लीटर ये भी नहीं होगा, मिलीलीटर ये भी नहीं होगा, आंसर सिर्फ बी। और ये आपका टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट होता है, याद रखिएगा। बाकी नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलारिटी सब डिपेंड करता है। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन C12, हम लोग को पता है C12 का मास निकालना है, मास ऑफ वन एटम का। तो कार्बन किसका निकालना है? 12। क्यों 12 लिखा? क्योंकि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 12, 13 और 14। तो 12 के लिए बात किया गया है। और एक एटम में कितने पार्टिकल होते हैं हमारे एक मोल में? 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल होते हैं एक एटम में। इसको डिवाइड कर दिएगा तो मेरा मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन निकल जाएगा। वन एटम, वन कार्बन एटम का मास निकल जाएगा इससे। क्लियर है? देखो 6 2 ज़ा 12, तो 0.02 के कारण थोड़ा सा घट जाएगा, यह आ जाएगा लगभग 1.99 इंटू 10⁻23, ऊपर जाएगा तो -23। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे किसी भी एटम का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। तो भाई किसी भी चैप्टर का फिजिकल केमिस्ट्री पर ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार फोकस करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड लोग को भाई शेयर कर देना। आते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी को। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वैसा प्रॉपर्टीज़ होता है जो हम लोग का अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। एग्जांपल समझिएगा, एक हम लोग रूम ले लिए हैं, ऐसा कोई भी एक रूम है। इस रूम का जनरल मास m, जनरल वॉल्यूम v, जनरल टेम्परेचर T। अगर हम रूम को दो हिस्सा में डिवाइड कर दिए तो ऊपर का हिस्सा का मास आधा हो गया m/2, वॉल्यूम भी हाफ हो गया 2। क्या टेम्परेचर हाफ होगा? नहीं। अगर एक रूम में 20 दीवार भी खींचेंगे तो रूम का टेम्परेचर हाफ नहीं होगा। तो ऐसा चीज़ जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो डिपेंड नहीं करेगा वो इंटेंसिव। तो मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, टेम्परेचर इंटेंसिव, डेंसिटी इंटेंसिव। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, तो आप लोगों को फॉर्मूला पूरा पता होना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री का। डेल्टा U = Q + W। और स्टेटमेंट क्या था? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए डेल्टा G का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, याद रखिएगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए डेल्टा G नेगेटिव। अगर डेल्टा G पॉजिटिव हो रहा है मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा G 0 है मतलब इक्विलिब्रियम। तो इस केस में आप मुझे ये बताओ इसका ऑप्शंस क्या होगा, A या B? क्योंकि C और D तो नहीं होगा, ये क्लियर है। तो सिंबल आप लोग क्लियर रखिएगा। तो आप इसका कमेंट में जरूर मुझे आंसर करिएगा, इसका आंसर क्या होगा, A या B। बस मैं ये बता दिया हूँ कि डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव है। तो नेगेटिव वैल्यू दोनों में से कौन सा है, A में या B में? या आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इंट्रॉपी। इंट्रॉपी का मतलब होता है भाई डिग्री ऑफ रैंडमनेस। सपोज कीजिए हम लोग एक बीकर लिए हैं, पानी भर दिए उसमें 100 ml, उसमें थोड़ा सा बालू डाल दिए हैं। तो बालू कहाँ रहेगा? नीचे बैठा हुआ रहेगा। लेकिन अगर जिससे उसमें टेम्परेचर हिट करेंगे तो बालू बॉयल होगा। तो बॉयल होगा तो वो रैंडमनेस मूव करेगा। क्लियर है? तो मूव करेगा कब? लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बोलते हैं 0 है, तो वो मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल क्या होता है हम लोग का? वैसा वॉल जिसमें टेम्परेचर मतलब हीट क्रॉस नहीं करता है। तो हीट क्रॉस नहीं करता तो हमको पता है यहाँ पे V वॉल्यूम है, Q हीट है, W वर्क है और T टेम्परेचर है। तो यहाँ पे बोले हीट वर्क नहीं करेगा मतलब Q का वैल्यू 0। अगर Q 0 होगा तो W भी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर में। रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है। डेल्टा H = डेल्टा U + डेल्टा NgRT। और इस केस में डेल्टा N निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा। डेल्टा N = होता है N प्रोडक्ट माइनस N रिएक्टेंट। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि प्रोडक्ट भी आपका गैस के फॉर्म में होना चाहिए और रिएक्टेंट भी गैस के फॉर्म में चाहिए। बस उसी मॉलिक्यूल को आपको माइनस करना है। सॉलिड और लिक्विड का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाता है, तो इसको माइंड में रखिएगा क्लियर। नेक्स्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने में लगाने वाला ताकत। अगर हमको दो दोस्त के बीच में अगर हमको आग लगाना है, दोस्ती तोड़ना है, तो उसके लिए हमको आग लगाना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव। आपको बाहर से एनर्जी लगाना पड़ेगा, इसलिए पॉजिटिव। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। एसआई यूनिट में बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी का एसेंट क्या होता है? जूल पर केल्विन पर मोल।
और एनर्जी का यूनिट जूल पर मोल। पीएच निकालना हमको किसका, 0.01 HCl का। तो 0.01 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 × 10⁻²। और हम लोग को पीएच का फॉर्मूला पता है, पीएच इक्वल टू हमारा होता है -log H+। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने इसका वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा पीएच इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या था, लॉग कितना था, 1 × 10⁻²। दोनों को पता है कि लॉग में जितना पावर था वही उसका वैल्यू होता है। ये हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इज 2। क्लियर है। और किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट्स हो तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शंस में कमेंट करिएगा, मैं आपको सेम डे रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके लिए आप लोग उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमारा फॉर्मूला होता है केपी इक्वल टू केसी आरटी, और आरटी का पावर हमारा होता है डेल्टा एन। क्लियर है। और अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैं बताया डेल्टा एन निकालते कैसे। हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और अमोनिया भी गैस है। तो डेल्टा एन निकालने में थोड़ा देर पहले बताया था। डेल्टा एन कैसे निकाल देते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितना मोल है, 2 मोल है, माइनस रिएक्टेंट में कितना मोल है, एन का कुछ नहीं मतलब 1, और एच का आगे 3 है, तो 1 + 3 4, तो ये आ गया -2। तो के पी इक्वल टू के सी, आर टी का पावर -2, ऑप्शन नंबर सी। कैटलिस्ट इन इक्विलिब्रियम इफेक्ट्स। अगर इक्विलिब्रियम में कैटलिस्ट का क्या इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग कैटलिस्ट चेंज कर देंगे तो मेरा पूरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को कैटलिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और हर बार आता है, तो इस पर गलती नहीं करना, ये फ्री मार्क्स है। कोई भी सब्सटेंस आप लोग को दिया गया हो, NH3 हो, H2O हो, H2SO4 हो, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। तो किसी भी सब्सटेंस में अगर आप H+ को जोड़िएगा तो वो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, और एक H को घटाइएगा तो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। जैसे एग्जांपल, अगर मैं वाटर में एक H को जोड़ दिया ये बन जाएगा H3O+, बट मैं अगर उसी वाटर में एक H को कम कर दे रहा हूँ तो बन जाएगा OH-। तो पहला वाला मैं जोड़ा हूँ तो ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड, इसमें घटाया हूँ तो ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। हमारे पास क्वेश्चन से NH3, अगर आप इसमें H को जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा NH4+, क्योंकि न्यूट्रल में पॉजिटिव जोड़ने से एक प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इन KSP, इट्स सॉल्युबिलिटी इज। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि AB टाइप के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है KSP इक्वल टू S²। सिमिलरली अगर मेरा AB2 या A2B टाइप है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग KSP इक्वल टू 4S³। तो फिलहाल मेरा AgCl मतलब A और B टाइप है, इसलिए इसको हमको S निकालना। तो S इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये 2 अगर इधर आएगा तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रूट KSP। इसका मतलब ऑप्शन नंबर A। ली चैटरियर प्रिंसिपल में पढ़े थे इक्विलिब्रियम चैप्टर में, और पूरा इक्विलिब्रियम किस चीज़ के लिए बात करता है, ओनली फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। इसलिए ली चैटरियर प्रिंसिपल हमेशा किसके लिए बात करेगा, ओनली फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। तो इसको क्लियर रखना माइंड में। एसिडिक बफर हमेशा होता है किसके लिए, वीक एसिड और सॉल्ट्स के बीच में, इसको रखना क्लियर। और अगर आप लोग फिंगर टिप्स बुक्स पढ़ रहे होंगे तो फिंगर टिप्स बुक में इसके नाम से प्रॉपर एक डेटा दिया गया, एक टेबल दिया गया है, उसको ज़रूर पढ़िएगा, जो कि बफर सॉल्यूशन के पास है। इसको क्लियर रखिएगा क्योंकि उसे क्वेश्चन आता है। न्यूट्रल पीएच वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा गलती करता है, तो इसमें आप लोग गलती नहीं करना है, क्योंकि यहाँ बोला गया न्यूट्रल पीएच ऑफ वाटर। ये हम लोग सबको पता है कि पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है 7, लेकिन जब उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर देते हैं तो उसका नेचर एसिडिक हो जाता है, पीएच ऑलमोस्ट 6.4 के आसपास आ जाता है। क्लियर है, उसका नेचर एसिडिक हो जाता है। तो ये तो कन्फर्म है कि पीएच 7 नहीं होगा 100 डिग्री पे, 14 तो इम्पॉसिबल है। अब बचा आपके पास बी और
सी ऑप्शन। तो आप मुझे कमेंट में ये बताना कि अगर pH 6.4 है तो वो ग्रेटर देन 7 या लेस देन 7 है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। और किसी में भी डाउट्स या फिर आपको कोई और चाहिए, अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या ऑर्गेनिक का भी चाहिए अगर टॉप 50 क्वेश्चंस, तो कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका बना करके अपलोड कर दूंगा। लेविस एसिड्स, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक से रिलेट करता हूँ क्योंकि हम एसिड बेस में 3 साइंटिस्ट थे, आर्रेनियस, ब्रॉन्स्टन एंड लेविस। तो लेविस ने एसिड को, लेविस एसिड मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स और लेविस बेस मतलब न्यूक्लियोफाइल्स। लेविस एसिड को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। लेविस एसिड को हम लोग क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो भाई इलेक्ट्रोफाइल पहचानने का सिंपल तरीका है कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज या फिर जो कंप्लीट न्यूट्रल हो वो इलेक्ट्रोफाइल या लेविस एसिड कहलाएगा। ये सिंपल तरीका है। अगर न्यूक्लियोफाइल पहचानना है, लेविस बेस पहचानना है, तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर, अगर ये है तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। क्लियर। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, न्यूक्लियोफाइल। बोरोन के पास कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूशन चैप्टर का है, उसका डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है लेकिन उसके नंबर पे, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन ए टिक नहीं करके आप लोग ऑप्शन बी टिक करिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। क्लियर है। वेंट ऑफ फैक्टर मतलब आई। वेंट ऑफ फैक्टर हम किस स्थान से दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। क्लियर। किसके लिए, एक आयनिक कंपाउंड्स के लिए, वो भी 100% बोला गया डिसोसिएशन। और किसी को भी हम लोग 100% ब्रेक कर दे रहे तो कैसा होगा, तो NaCl आपको किस फॉर्म में ब्रेक करेगा, NaCl ब्रेक करता हमारा Na+ और Cl- में। Na 1 मोल है, Cl भी 1 मोल है, 1 मोल 1 मोल 2, तो आई का वैल्यू डायरेक्ट 2। अगर यही मेरा CaCl2 होता तो क्या होता, इसका आप आंसर हमें कमेंट सेक्शन में करोगे। CaCl2 का क्या होगा, वेंट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है। रॉल्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली फॉर रॉल्स लॉ डाइल्यूट आइडियल सॉल्यूशंस के लिए वैलिड होता है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में रॉल्स लॉ फॉलो होता है, इसमें इंथैल्पी और वॉल्यूम दोनों का चेंजिंग 0 का आता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है कि सपोज करिए हम लोग 2 बीकर लिए हैं, एक बीकर में सिर्फ पानी लिए और एक बीकर में पानी के साथ साथ चीनी मिला दिए हैं। तो पहले बॉइल कौन करेगा, पानी, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और चीनी मिलाने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। वो कितना बढ़ेगा, वो चीनी के अमाउंट पर डिपेंड करेगा, आप चीनी कितना अमाउंट में मिलाए हैं। तो किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाने से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं क्योंकि थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम, हम लोग जब पढ़े थे NCERT बुक, उसमें लिखा गया आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। बोला गया ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेम होता है। क्लियर। अगर ज़्यादा हो जाए तो बोलेंगे हाइपरटोनिक और कम हो जाए तो बोलेंगे हाइपोटोनिक। एक में श्रिंक होगा, एक में स्वेल होता है उस चीज़। बट ये आप लोग को वहाँ पे NCERT में ये मेंशन नहीं किया गया है, उसमें तो सिर्फ लिखा गया सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जनरली बच्चे लोग ऑप्शन बी टिक करते हैं, लेकिन ये कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है आइसोटोनिक। और कंसंट्रेशन को ये बोलते हैं, उसका यूनिट मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर भी बोलते हैं मोलारिटी, इसलिए ये मोलारिटी पे भी डिपेंड करेगा। मतलब बोथ ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट हम लोग का हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो हेनरीज का हम लोग फॉर्मूला पता है बाबू, P होता है KHx। लेकिन हेनरीज लॉ का जो कांस्टेंट है KH, वो आप समझ लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका टेम्परेचर का भी। अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू भी बढ़ेगा, वो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ। एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज, आइडियल सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट सेम एग्जाम्पल हो, जैसे कि मैं बोलूँगा ब्रोमोइथेन तो क्लोरोइथेन, ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। बेंजीन, टॉल्यूइन, ऐसे करके। यहाँ पे हमने बेंजीन टॉल्यूइन दिया गया, देखो दोनों में बेंजीन है। तो आइडियल एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूल दिखिए आइडियल, बाकी तीनों जो है वो नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। तो देख लीजिएगा कौन किसका, एक बार उसको टेबल याद जरूर रखिएगा एग्जाम्पल्स को।
यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मैं बार बार बोल रहा हूँ मोलर कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट होता है एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोला था फराडे का फर्स्ट लॉ कि हम लोग का जितना क्वांटिटी है, जितना अमाउंट लीजिएगा वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिंपली बोला गया था W इक्वल टू Z I एंड T। यहाँ पे W हम लोग का मास डिपॉजिटेड एट कैथोड, T है आपका, देखिए केमिस्ट्री में कैपिटल T इज ऑलवेज टेम्परेचर होता है, स्मॉल t इज ऑलवेज टाइम। तो यहाँ पे आपको टाइम को लेना है सेकंड में, अगर कभी न्यूमेरिकल आता है तो सेकंड में इसको लेकर के सॉल्व करिएगा। I करंट है और जेड को बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकालने का 3 तरीका होता है, एटॉमिक मास बाई वैलेंसी, एटॉमिक मास बाई एसिडिटी और एटॉमिक मास बाई बेसिसिटी। तो आपको जो नहीं दिखेगा उसको बना सकते थे। इसका हम लोग का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ZIT। नेक्स्ट हम लोग का पोटेंशियल ऑफ C इज टेकन एस। तो पहला चीज आप लोग को C का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। C का फुल फॉर्म लड़की नहीं होता है, C का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हम लोग जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो हम लोग पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स का वैल्यू 0 होता है। तो जिसका वैल्यू जितना ज़्यादा नेगेटिव वो उतना ऑक्सीडेशन शो करेगा, जिसका वैल्यू जितना ज़्यादा पॉजिटिव वो उतना रिडक्शन शो करेगा। तो कभी किसी क्वेश्चन में वैल्यू दिया गया था आप उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके बेसिस पर आप अरेंज भी कर सकते हैं अगर अरेंज का क्वेश्चन आएगा तो। कोलार्स लॉ ये बोला था हम लोग का कि सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस ऑफ कैटायन एंड एनायन, कैटायन का वैल्यू और एनायन का वैल्यू को जोड़ेंगे तो कोलार्स लॉ कहलाएगा। क्लियर है? तो अब आपका जो आयंस कैटायन एनायन है, चाहे वो कंप्लीट डिसोसिएट हो NaCl या CH3COO- और H+, दोनों में आयंस है। अगर कंप्लीट डिसोसिएट और आयनिक कंपाउंड है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कोलार्स लॉ हम लोग का स्ट्रॉन्ग्स और वीक दोनों के लिए वर्क करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों में आयंस टूट रहे हैं चाहे वो कंप्लीट हो या पार्शियल्स हो। रिलेशन बिटवीन डेल्टा G एंड ई सेल्स, तो अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं कि डेल्टा G अगर वैल्यू नेगेटिव आता है तो यहाँ पे याद रखिएगा ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, दोनों हमेशा उल्टा होता है। अगर ई सेल अगर आपका पॉजिटिव है तो डेल्टा G नेगेटिव, जस्ट अपोजिट होगा, और ई सेल अगर नेगेटिव तो डेल्टा G पॉजिटिव। तो डेल्टा G पॉजिटिव मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा G नेगेटिव रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा G का वैल्यू अगर 0 आ गया मतलब इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे डेल्टा G देखो पॉजिटिव दिखाया गया 4 ऑप्शंस में, मतलब ई सेल का वैल्यू नेगेटिव है, तो किसके आगे नेगेटिव साइन वो देख सकते हैं, फॉर्मूला होता है -NF ई सेल। और हाँ, अगर यहाँ पे नॉट लगा हुआ रहेगा डेल्टा G के ऊपर में तो आपका ई नॉट सेल में भी आपको नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, याद रखिएगा इस इसको। इन अ गैल्वेनिक सेल में एनोड के ऊपर में क्या चार्ज आएगा, हम लोग को पता है कि एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है तो हमेशा एक अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर एनोड पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव चार्ज को अपने पास अट्रैक्ट करेगा, जो कि आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पेज में एनसीईआरटी बुक का देख सकते हैं, आप लोग को डायग्राम दिखाया गया है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्लास 9-10 का क्वेश्चन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में जंग लगना, किसका एग्जाम्पल है? रिडक्शंस, कोरिजन्स, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटो ऑक्सीडेशंस। तो आप लोग ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये किसका एग्जाम्पल है? कोरिजन्स का एग्जाम्पल है। और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं तो वो भी मेथड याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1 फराडे इज इक्वल टू, फराडे का हम लोग का एक्चुअल वैल्यू होता है 96487 कूलम, 96,487, 96,487 कूलम। लेकिन न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए राउंड ऑफ वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं 96500 कूलम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। कांस्टेंट वैल्यू सब याद रखिए, जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो कि आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े हैं और आप मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़े हुए हैं। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? जब आप डायग्राम अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोग 2 बीकर्स को हम लोग एनोड कैथोड के थ्रू आपस में जोड़ते थे, लेकिन दोनों बीकर को एक ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करते हैं और इसी ब्रिज को हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है कि ये दोनों लिक्विड्स को आपस में मिलने से रोकता है। इसके अंदर एक जेल पाया था जो KCl का होता है, उस जेल का नाम है अगर अगर जेल, और इसका मेन काम है कि दोनों बीकर के बीच का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। लेड स्टोरेज बैटरीज, लेड स्टोरेज बैटरी हम लोग कैसा है? लेड स्टोरेज बैटरी इज अ सेकेंडरी बैटरी। एग्जाम्पल याद रखिएगा, सेकेंडरी बैटरी में 2 एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, एक लेड स्टोरेज, दूसरा निकल कैडमियम बैटरी। वैसा बैटरी जिसको आप रिचार्ज कर सकते हो, जो आप इन्वर्टर में, मोबाइल का बैटरी में, गाड़ी का बैटरी में यूज़ करते हो।
लेकिन वैसा बैटरी इसको एक बार यूज़ करेंगे वो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, वो प्राइमरी बैटरी कहलाएगा। जैसे घड़ी उड़ी का बैटरी एग्जाम्पल याद रखिएगा, ड्राई सेल और मरकरी सेल। ड्राई सेल एंड मरकरी सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल, और लेड स्टोरेज एंड निकल कैडमियम इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल। ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूँ, फिर से आया एक क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर। और ये क्वेश्चन इस बार जो नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऑर्डर निकालेगा मैं सबसे सिंपल तरीका बताऊँ, चाहे आप जीरो पूछे जाए, फर्स्ट ऑर्डर पूछे या सेकेंड ऑर्डर पूछे, मोल पर लीटर बाई सेकेंड इंटू 1 बाई मोल पर लीटर का पावर n। अब यहाँ पे जिसका पूछेगा वो n का वैल्यू पुट करते जाइए। हमसे पूछा गया जीरो ऑर्डर, तो मैं यहाँ n का वैल्यू पुट कर दूंगा 0, तो किसी का भी पावर 0 उसका वैल्यू 1, तो 1 बाई 1 कैंसिल, क्या होगा मोल पर लीटर, सेकेंड ऊपर आएगा तो सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी। बट अगर यही मेरा पूछ देता फर्स्ट ऑर्डर तो n का वैल्यू हो जाता 1, इसका मतलब मोल पर लीटर क्या हो गया कैंसिल, सिर्फ क्या बचता है एस बचता, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए किसका था, फर्स्ट ऑर्डर का था। ऐसे आप सेकेंड और थर्ड का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, तो हाफ लाइफ का हम लोग को पता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। तो 0.693 बाई के कौन सा ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन नंबर ए में है। और ये आपका जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ है, याद रखिएगा a/2 के। किसी किसी बुक में R0/2k भी लिखा गया उसको, ठीक है, तो पैनिक मत करिएगा। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस कैन नेवर बी, मॉलिक्युलरिटी क्या नहीं हो सकता है, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल समझिएगा, H2 + O2 क्या बनेगा, H2O। तो H2O बनने के लिए मेरे पास कितना है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 1 मोल 1 मोल 2 मोल, तो मॉलिक्युलरिटी कितना है, 1 और 1 2, मॉलिक्युलरिटी इज 2। मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं होगा, कोई भी चीज़ रिएक्ट करेगा 1 2 कुछ तो होगा। अगर हम डिकम्पोजिशन भी लेके चलेंगे तो भी टूटेगा तो 1 तो होगा, तो मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो नहीं होता। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका जीरो हो सकता है। कैटलिस्ट अल्टर्स द, कैटलिस्ट से हम लोग का क्या चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम लोग कैटलिस्ट देंगे किसी भी रिएक्शन में तो आपका एनर्जी कम लगेगा, रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। कैटलिस्ट का मेन काम है रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने का। आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला आप लोग याद चाहिए। आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है K = A e⁻ EA/RT। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि मेरा ऑप्शन तो ए करेक्ट है, इसमें कौन क्या वो बता दे रहा हूँ। K को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, A को बोलते हैं आर्हेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, E तो हमारा बेस है, EA कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी, R है गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। और इसको जब डिराइव फॉर्म करिएगा तो एक और हम लोग फॉर्मूला आ जाता है, वो फॉर्मूला हमारा क्या है, log K2/K1 = EA/2.303R T2 - T1 / T1 T2। और इसमें यह ध्यान रखिएगा कि 2.303R, R का वैल्यू फिक्स होता है 8.314, आप लोगों को पता होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है 19.15। इस वैल्यू को याद रखिएगा क्योंकि ये वैल्यू बहुत काम आएगा, एग्जाम टाइम में अपना मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर। अगर हम कभी भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जल्दी होगा। आप ठंडा पानी में चीनी को डालिए और गर्म पानी में चीनी डालिए, तो गर्म पानी वाला चीनी जल्दी घुलेगा। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। रेडियो एक्टिव डीके इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन। रेडियो एक्टिव डीके हम लोग कह सकते हैं नेचुरल फिनोमिनन, और नेचुरल फिनोमिनन हमेशा क्या होता है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। याद रखिएगा ये चीज़, जो भी हमारा नेचुरल फिनोमिनन है वो ऑलवेज एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। आंख बंद करके टिक करके आना है सबको। लास्ट क्वेश्चंस, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, किसी भी रिएक्शन को किसी भी कोलिजन्स होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड लोग को जरूर शेयर करिएगा, और अगर इसी प्रकार आप लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।
और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी आप लोग एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।